Okay, so let's start with the next feature. Okay, so the next feature that we were reading is burden on revenue. So demonetization adversely affects the government by increasing its expenditure in terms of destroying the old currency, recruiting new and additional manpower for implementation of the policy, and bringing the additional or new currency in circulation to reduce the difficulties of the people. तो ये सब जो किया गया वो सब उस वक्त गवर्नमेंट के लिए इट वाज मोर टैक्सिंग देन रिवॉर्डिंग. नेक्स्ट वन इज अ बॉन्ड ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट. ट्रस्ट किसके बीच में था? ट्रस्ट था गवर्नमेंट को लोगों के ऊपर, कि गवर्नमेंट जो भी नया सिस्टम, जो भी नया प्रोसीजर इंप्लीमेंट कर रही है, लोग उसे सपोर्ट करेंगे, और लोगों ने किया भी, राइट. इसीलिए आप देखेंगे, जैसे अभी आप देखते हैं ना, हर जगह से कोरोना वायरस ही न्यूज में है. उस टाइम सिर्फ डिमोनेटाइजेशन ही न्यूज में था. हर जगह से सब न्यूज चैनल सिर्फ उसी को कवर कर रहे थे, और इसी पे फोकस देके बताया गया कि व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम दैट गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इन एंड द वे दैट पीपल आर सपोर्टिंग इट, राइट. तो आप ये देखिए यहाँ पर, द पॉलिसी कॉजेज इनकन्वीनियंस टू द पीपल, देयरफॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच अ पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन द म्यूचुअल ट्रस्ट. और वो म्यूचुअल ट्रस्ट लोगों को था सरकार पर हमेशा से, राइट. एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स पीपल. द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक इट्स पीपल इनटू कॉन्फिडेंस एंड मेक देम बिलीव इट्स नेसेसिटी. तो जब आप किसी चीज के लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट या उसके इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, तब आप उसकी इंपॉर्टेंस को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि ये मूव लेना क्यों जरूरी था, और लोगों ने उस चीज को समझा, और इसीलिए इस मूव को सपोर्ट किया गया, राइट. और लोगों ने जो भी इनकन्वीनियंस हुई, जो भी डिस्कम्फर्ट्स हुए, उन सबको बियर किया, राइट. और ये सब आप लोगों ने भी देखा है. नेक्स्ट वन इज मॉनेटरी ट्रांसमिशन एंड रिडक्शन इन बैंक रेट. ओके, मॉनेटरी ट्रांसमिशन की बात की जाती है, तो इसका मतलब है कि जब हम बात कर रहे हैं कि पुरानी करेंसी को आपने विड्रॉ किया है सिस्टम से, और न्यू करेंसी को आप इन्फ्यूज कर रहे हैं, तो ये सब चीजें जो आपका ट्रांसमिशन हो रहा था, वो उसका जो रेट था, मतलब आपने डिसमिस तो कर दिया एक बार में कि करेंसी की लीगल जो वैल्यू है उसको आपने हटा दिया, उसको नल एंड वॉइड कर दिया, मगर उसको जो इनफ्लो करना था, या जो उसको आपका पूरी करेंसी को आपकी पूरी इकोनॉमी में जो प्रोवाइड करवाना था, उसको सर्क्यूलेट करना था, वो दोनों एक ही रेट के साथ ये काम नहीं हुए. यानी कि सर्क्यूलेशन का काम था डिलेड, और जो आपका रिमूवल का काम था वो फटाफट से हो गया. तो ये जो चीज हुई, इसकी वजह से जो आपके जो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, उसकी वजह से बैंक के जो रेट्स थे वो कम किए गए, राइट. मतलब आपका बेसिकली देखा गया कि जो भी आपके मनी अवेलेबल था मार्केट के अंदर से, उसको विड्रॉ कर लिया गया है, उसका लीगल वैल्यू हटा दिया गया था, और आपका जो न्यू करेंसी है वो क्योंकि अभी तक सर्कुलेट नहीं हुआ था इकोनॉमी के अंदर, सो दिस लेड टू द डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट्स. और वो सिर्फ इसलिए डिक्लाइन किया गया जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट उठाएं. किस लिए? जिससे कि फ्यूचर में उनको उसका एडवांटेज मिले. देखिए, जब भी, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो उसका एडवांटेज हमेशा लॉन्ग टर्म में मिलता है, शॉर्ट टर्म में नहीं. तो आपका जो ये बैंक रेट कम हुआ, इसका भी एडवांटेज मिला लोगों को, मगर in case of long run. Okay, so during demonetization, people deposited their physical currency in bank and financial institution. This increases the supply of funds and demand, and hence lending rate decreases, right. तो lending rate मतलब जिस रेट से लोग को पैसा दिया जाता है, लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो पैसा, वो रेट को कम कर दिया गया, so that people can ask for funds, and that they are going to repay in the long term. So these were some of the features of demonetization. Then let's come on the very major part of this topic, which is the impact of demonetization on Indian economy, commerce and industry. मगर हम बात करेंगे इसको मेजरली इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में. कॉमर्स और इंडस्ट्री तो साइड बाय साइड चल ही रहे हैं. ओके, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट जो अपना है वो है ब्रिंगिंग ब्लैक मनी इनटू द इकोनॉमी. मैंने आपको सबसे पहली बात जो कही थी कि अगर डिमोनेटाइजेशन को लाया गया था, तो उसको लाने का मेजर पर्पस था कि ब्लैक मनी को कम करना, उसके लेवल्स को रिड्यूस करना, राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि वो कितना हुआ.
ब्लैक मनी रेफर्स टू द अनडिस्क्लोज्ड इनकम, मतलब जो अनअकाउंटेबल इनकम होती है वो कहलाती है आपकी ब्लैक मनी। अनअकाउंटेबल इनकम का मतलब होता है कि वो चीज जिसको हम काउंट नहीं करते या जिसका सोर्स हम कन्वे नहीं करते कि वो कहाँ से आई है, राइट, तो वो कहलाती है हमारी ब्लैक मनी। सो इट्स अनडिस्क्लोज्ड इनकम फ्रॉम द टैक्सेशन अथॉरिटी। एंड इट, अगर आपको याद हो इसी के साथ कि गवर्नमेंट ने जब डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेकर आए थे तो उन्होंने एक और चीज कही थी कि जो भी लोग अपने जो भी उनके पास ब्लैक मनी रखा है, अगर वो उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे तो उनको इस टाइम तक टैक्स, मतलब जैसे मान लीजिए जुलाई तक का समय दिया, तो जुलाई तक टैक्स पे करने के ऊपर उनको पेनल्टी नहीं चार्ज की जाएगी। द ओनली थिंग दैट दे वांटेड वाज द पेमेंट ऑफ टैक्स ओवर द अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट। इफ यू वांट टू यूज इट, इफ यू वांट टू मेक इट वाइट, pay the tax and use the amount, right? So this was the system that was used by the government for collection of taxation over the black money that was getting now they were that was now coming in light. Okay, so इसके आगे हम पढ़ते हैं, and it works as a parallel economy। पैरेलल इकोनॉमी क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये आपकी जो एक होती है रियल इकोनॉमी जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें सब कुछ अकाउंटेबल है और अकाउंटेड है। दूसरा होता है पैरेलल इकोनॉमी जिसको, जो कि आपका कंसील्ड है, जिसको, जिसके बारे में जो लोग ऑपरेट करते हैं वो उसको उसको लीगल स्टेटस नहीं दिला सकते। दैट मीन्स इट इज रनिंग अलोंग विद द इकोनॉमी इन द सिमिलर मैनर, बट इट इज स्टिल नॉट अ लीगल वन, राइट? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्क्स एज अ पैरेलल इकोनॉमी विद द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इकोनॉमी। ब्लैक मनी वाज एन अनअर्न्ड फ्रॉम ह्यूज savings made during the demonetization period from the different made in the made during the demonetization period in the form of different commodities and into saving accounts opened under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana opened by poor people, right? तो जितने सारे ये जन धन योजना, ये जो आप बात कर रहे हैं, इसको एक स्टेप माना जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी, जिसके अंदर आपको बताया गया कि लोगों को बैंकिंग सिस्टम से खुद को कनेक्ट करना होगा, फाइनेंशियल सिस्टम से खुद को कनेक्ट करना होगा। और वो कैसे कनेक्ट करेंगे? बाय ओपनिंग अप अ बैंक अकाउंट यूजिंग दिस account facility which is provided by the government called Jan Dhan Yojana, right? So as per the report published by the Income Tax Department, an undisclosed income of about 9334 crores was reported between November 16 and February 17. Nearly 5000 crore rupees were deposited into Jan Dhan Yojana account. तो क्या आप देख सकते हैं कि कितना सारा टैक्स डिपॉजिट किया गया, किसके ऊपर? उस अमाउंट के ऊपर जो कि अनडिस्क्लोज था। और अगर आप ये समझिए कि ये 9334 करोड़ टैक्स है, तो वो अमाउंट कितना बड़ा रहा होगा। अगर हम मान के चलते हैं, एक सिंपल लॉजिक लेते हैं कि 30% मेरा कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, अगर वो 30% से मेरी इनकम पे टैक्स लगाएंगे तो ये तो सिर्फ 30% दिखा रहा है। तो इमेजिन कीजिए कि जो ब्लैक मनी थी उसकी क्या एक्सटेंट रही होगी, राइट, जिसके ऊपर इतना सारा टैक्स पे किया गया, राइट। और फिर भी मैं कहती हूँ कि इतना टैक्स पे करने के बाद भी कुछ अमाउंट होगा जो कि जिसके ऊपर टैक्स अभी भी पे नहीं किया गया होगा, एंड सम थ्रू सम अदर मैनर, थ्रू सम अदर money laundering process, it could have been converted into the legal white money without paying off taxes. The next is आपके पास लिखा हुआ है कि 5000 crores were deposited into जन धन योजना। तो आप ये देखिए कि जन धन योजना जो बनाया गया था वो बेसिकली वो गरीब लोगों को इंक्लूड करने के लिए बनाया गया था जो कि फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब जो बैंकिंग सर्विसेज या फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं 5000 करोड़ रुपए उन अकाउंट्स में डिपॉजिट हुए। कहाँ से आया इतना पैसा? मतलब लोगों ने, जो बेसिकली आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे जिनके पास आपका ब्लैक मनी था, उन्होंने उन पुअर लोगों को पैसा दिया कि आप अपने नाम से पैसा डिपॉजिट करवाइए बैंक में, और बाद में वो विड्रॉ करेंगे एज अ व्हाइट मनी, जस्ट एज टू सेव टैक्स ऑन दैट अमाउंट। कैन यू इमेजिन 5000 करोड़ रुपीज? हाउ मच इज इट? हाउ बिग इट इज, राइट? तो ये जो था, इट वाज जस्ट एज टू इंश्योर कि ये आप एक फाइनेंशियल सिस्टम, जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है जिसके अंदर बैंक्स हमारे बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, उसके आप काउंटिंग में आइए। तो उसके लिए ये जन धन योजना नाम का बैंक अकाउंट शुरू किया गया था और इसके थ्रू इतना अमाउंट डिपॉजिट हुआ। ओके, आगे चलते हैं। strengthen tax mechanism. So demonetization helped to add more people into the tax net. The
Tax department got the information about such people when they deposited their undisclosed income into the bank account. As per the report released by Income Tax Department, 1.56 lakh people are expected to be added to the income tax under the operations black money. तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे डेटा चेक कीजिए और देखिए कि कितने सारे लोग जो अभी भी टैक्स पे नहीं कर रहे थे, दे गॉट इंक्लूडेड इन द टैक्सेशन सिस्टम, और उनकी जो काउंटिंग थी वो लगभग 1.56 लाख तक गई। तो यहाँ इतने सारे लोग ऐड हुए जिन्होंने आपका टैक्स पे किया। कब पे किया? जब ब्लैक मनी आपकी डिपॉजिट करने का समय आया, यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का समय आया, बिकॉज ऑफ द लूजिंग आउट ऑफ द करेंसी लीगल वैल्यू, लीगल टेंडर वैल्यू। ओके, द नेक्स्ट इज बूस्ट टू डिजिटल पेमेंट। तो सबसे ज्यादा फायदा क्या हुआ गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट के इतने सारे लोगों से लोगों के अकाउंट्स खुले, मतलब अब वो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आ चुके थे। सेकेंडली, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट हुआ, इतने सारा टैक्स कलेक्ट हुआ, 9334 करोड़ का टैक्स कलेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी, राइट। एंड देन बूस्ट टू द डिजिटल पेमेंट सिस्टम। तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम आप देखेंगे कि जितने भी सारे ई सिस्टम्स होते हैं, ऑनलाइन सिस्टम्स होते हैं, उन सबको ज्यादा वेटेज मिली, so that we hardly use the cash in physical form, but we use it in form of the plastic money. That means we use it through the digital payments. तो ये सब जो आप देख रहे हैं अपने कि आधार कार्ड बना, आधार कार्ड से लिंक किया गया आपके वेरियस बैंक अकाउंट्स को, देन यूपीआई एप्स को, ये सब चीजों का पर्पस सिर्फ एक ही था, to include that every money that you are transacting should come into the account, should come under the scanner of the government taxation department. Okay, और इसी की वजह से ये सब आपका डिजिटलाइज किया गया। डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस का पर्पस ही था आपके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना, और कुछ भी अनअकाउंटेड नहीं रहे। ओके, सो लेट्स रीड इट। गवर्नमेंट इनिशिएटेड क्रिएटेड inseparable link between demonetization and digitization. Digitization is a very important part of demonetization, क्योंकि demonetization को further उसको बेहतर किया गया है, उसको ज्यादा conveniently launch किया गया है because of the use of digital system of payments, right? It encouraged that people to embrace digital payment methods. People are making maximum use of digital payments like payments through mobile wallets, credit card, debit card, net banking, withdrawal and payment through ATMs, UPI, Aadhaar linked Bheem app, then payment through finger swipe machine and more. So the move has inaugurated the march towards the cashless society. Very important, cashless society, और यही aim था digitalization का। Okay, next is curve on parallel economy. Parallel economy मैंने आपको जैसा कि बताया था पहले कि पैरेलल इकोनॉमी का मतलब होता है एक इकोनॉमी जिसको आप अकाउंट कर रहे हैं, दूसरी इकोनॉमी जो उसी के साइड में ऑपरेट करती है, जिसकी अकाउंटिंग नहीं होती मगर वो भी स्ट्रक्चर्ड मैनर में ऑपरेट कर रही है, एंड विच इज बेसिकली लीडिंग टू द ब्लैक मनी, राइट। सो टू मेक डिमोनेटाइजेशन मूव इफेक्टिव, the government took into the another initiative to create a compliant society. Compliant society मतलब tax compliant society की हम बात कर रहे हैं, जहां पर जो भी लोग यूज कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को, उनकी अकाउंटिंग होनी चाहिए, राइट। ओके, इसके आगे द मेन इनिशिएटिव आर टू कर्ब ऑन बेनामी प्रॉपर्टीज। बेनामी प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? जिसका हम ओनरशिप, उसका जिसका सोर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। बेनामी कैश ट्रांजैक्शन अबव 3 लाख, राइट। देन आधार पैन लिंकेज, मैंडेटरी पैन नंबर रिक्वायरमेंट फॉर कैश डिपॉजिटेड अबव 50,000। आपको याद हो, अगर आपने जब कैश डिपॉजिट किया था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, तो 50,000 से ऊपर जो भी कैश आप डिपॉजिट करेंगे उसके लिए आपको पैन कार्ड देना था, पैन नंबर देना था। देन दीज मेजर्स वर रिड्यूस्ड, have reduced the circumference of parallel economy. Okay, then parallel economy, the flow of black money in our system in which is beyond the purview of the RBI and government is called parallel economy. And then black money, contrary to white money, it is unaccounted, unrecorded, untaxed money earned through unknown sources and sometimes with illegal sources. ये तीनों concepts को अच्छी तरह से समझ लीजिए, because ये सारी चीजें आप economics में भी पढ़ेंगे, and this is very important, and this is one
one thing which has come into play very recently. So this is going to be a very important topic from your examination point of view. Okay, the next is the reduction of informal economy. Informal economy, we are talking about the parallel economy only, because of the use of digital methods of making cash transactions. So the informal economy which was existing, it was reduced. The level of transaction that was taking place over there, it got reduced. So reduction of informal economy. Banks and e-wallets have played a significant role to make the general public aware about the use of digital payment system. Now even the villages in the remote areas are becoming cashless, right? Then last point is low growth of GDP, जिसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब demonetization हुआ था तब GDP decrease हुई थी. So demonetization has produced some unavoidable negative effects on the short term and the long term. National income remained low for some quarters. Low earning and daily wage workers in the unorganized sector suffered the most. जिनको डेली काम करने पे डेली काम पैसा मिलता है, उनको बहुत तकलीफ हुई क्योंकि पैसा अवेलेबल ही नहीं था सर्कुलेशन में. पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ स्लोड डाउन फ्रॉम 7% in quarter 3 to 6.1% in quarter 4, right? So this was the negative impact of the demonetization move. Okay, now this is some data which is given to you. इसको मैं चाहूंगी कि आप पढ़ें और इसको ध्यान रखें. ये डेटा आपको याद रखना है फ्रॉम द प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू. आपके लिए बिजनेस स्टडीज में इस तरह से डिटेल में नहीं पूछा जाता, मगर इकोनॉमिक्स में ये पूछा जा सकता है that which were the sectors which got badly affected and which are the sectors which got affected in a good point. So if we'll see, the badly affected sectors are manufacturing, so mining and quarrying, construction. These are the cash intensive sectors, so they got affected badly. Whereas later the sectors were again hit due to the implementation of GST. मतलब demonetization आया, उसके बाद GST आया, तो दोनों ने जो हमारे कैश इंटेंसिव सेक्टर्स थे उनके ऊपर सबसे बैडली इफेक्ट किया. और सेक्टर्स जिसपे ज्यादा ग्रोथ हुई है वो क्या थे? वो था अपना फाइनेंशियल सेक्टर, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में आप देखिए सबसे ज्यादा लोगों ने फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सिस्टम को यूज किया, इंक्लूड किया अपने डे टू डे लाइफ ट्रांजैक्शंस के अंदर, तो उनको बहुत फायदा मिला. ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इनमें इंक्रीज आया. डिफेंस सर्विसेज में इंक्रीज आया, राइट? तो ये सारे सेक्टर्स जो थे इनमें फायदा हुआ, और बाकी जो कैश इंटेंसिव सेक्टर्स थे उनको नुकसान हुआ. What is written in conclusion? Let's understand that also. So demonetization has created pleasant and surprising good effect on the economy. Ultimately, it is a good move towards eradicating the black money, creating a tax compliant society and a cashless and transparent economy. तो ये आपका जो सारी बात कही जा रही है ये हुआ है, मगर ये होने में 2016 से 2020 पे पहुंच गए हम, और हमारा जीडीपी अभी भी हम कहेंगे कि हम डबल फिगर्स के अंदर, बहुत हाई फिगर्स पे नहीं अचीव किया है हमने. तो इट इज स्टिल ट्राइंग टू मेक इट्स पाथ टुवर्ड्स द प्रोग्रेस. बट अभी फिर से जो नया आपका इशू आ गया है जिसकी वजह से आपका जीडीपी फिर से डिक्रीज हो गया है. तो अभी इस तरीके की क्राइसिस हो रही है कि हमारा अभी नेशनल जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो रहा है. But we are again have to be hopeful that the economy will revive itself again and it will come back to the growth levels, right? But it will take years to come. Okay, now let's do some case study. और other case study के भी से भी ज्यादा मैं कहूंगी कि मैं आपको कुछ points बताती हूँ. Okay, now there are some doubts. तो doubts पहले हम जरा देख लें क्या है हमारे बच्चों के, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे. Okay. वंडरफुल ऐश्वर्या, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च बच्चे. और आपने जो ये रिसर्च की है मुझे बहुत पसंद आया कि पेनल्टी कितने परसेंट से लगाई जाएगी ऑन द अनरिपोर्टेड इनकम. मतलब यू टॉकिंग अबाउट द ब्लैक मनी. तो बताया जा रहा है कि 200% से पेनल्टी लगाई गई थी जब आपका जो अनरिपोर्टेड ब्लैक मनी था, जब उसको रिपोर्ट किया गया आफ्टर द ड्यू डेट विच वाज प्रिस्क्राइब्ड, तो पेनल्टी 200% से लगाई गई थी. ओके, सो वंडरफुल दिस इज. एंड अंशुल आप बस किया करें और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया करें. ओके, ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी. कृष्णा आप क्या बात करना चाहते हैं? ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या मतलब होता है,
ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पर हम बात करते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन जो हो रही है उसका एक सोर्स, एक ओरिजिन पता होना चाहिए, so that it is not leading towards the creation of black market or black economy or black money. Okay. Next is how defense services. Okay, डिफेंस अगर आपको याद हो तो डिफेंस सर्विसेज को बेनिफिट क्यों मिला, क्योंकि जब भी आप ऐसी कोई सिचुएशन देखते हैं जहां पे इकोनॉमी सफर करती है, तो सबसे पहली जो चीज वो सेफगार्ड करती हैं वो करती हैं अपने डिफेंस को। मतलब जनरली डिफेंस सर्विसेज में क्या होता है कि आप डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो आप परचेज कर लेंगे, और अगर आपको एक्सपोर्ट करना है देन यू कैन एक्सपोर्ट द सेम। तो ये सब चीजें जो डिफेंस का रहता है, आप देखेंगे कि कभी भी कुछ कोई भी क्राइसिस सिचुएशन होगी ना, इकोनॉमी सबसे पहले अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसीलिए डिफेंस सेक्टर वो सेक्टर होता है जो आपका बेनिफिट, जिसको कि बेनिफिट मिलता है किसी भी क्राइसिस सिचुएशन का। ओके, नेक्स्ट डाउट इज कि अब हम जो नेक्स्ट हमारा केस स्टडी है वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है मैम, अगर किसी के पास लिक्विड मनी नहीं है और सारा मनी दूसरी कंट्री में है तो उसको ऑब्टेन किया गया, तो उसको ऑब्टेन कैसे किया गया? ओके, अगर आपके पास लिक्विड मनी नहीं है, मतलब आप बात कर रहे हैं कि आपका सारा पैसा बाहर की कंट्री में है और उसको आप वापस मंगाना चाहते हैं, तो आपके पास एक तो तरीका है कि आप लीगल प्रोसीजर से मंगाइए, मतलब प्रॉपरली मंगाइए, अकाउंटेड वे में मंगाइए। तो वो जो बाहर से पैसा आएगा वो आपका रिकॉर्ड होता हुआ जाएगा कि कहाँ से पैसा ट्रांसफर होकर कहाँ आ रहा है, किस अकाउंट में, और उसके ऊपर जो भी टैक्सेशन होता है वो टैक्स मिलेगा, राइट। मगर हम बात कर रहे हैं उस सिचुएशन की जहां पर आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसको हम कहते हैं हवाला, राइट, जिसमें आपने पैसा दूसरी कंट्री से मंगाया मगर उसका जो जिस सोर्स से वो आया वो आपको पता नहीं चला, जिस सोर्स के पास वो पहुंचा वो भी आपको पता नहीं चला, राइट। Okay, so this is the way how it has got benefited. I mean, this is the way how the demonetization process, it tried to reduce this process of money laundering by actually taking into account any money which is in any other country, but if the people are trying to get it back, it should come back and by mentioning the source of its origin. Okay, there are some more doubts on this, but I would suggest that let's take up all these doubts tomorrow. And since this session is also going to time up now, so before the session runs out, I would expect कि हम एक छोटा सा क्वेश्चन करें बेस्ड ऑन द डायमेंशन, क्योंकि आपको डायमेंशन के क्वेश्चन आप सॉल्व करने हैं। ओके, एक और डाउट आ गया है अभी, जब ब्लैक मनी को गोल्ड में कन्वर्ट किया गया तब ब्लैक मनी आया कैसे? जब ब्लैक मनी को आपने गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, गोल्ड में कन्वर्ट मतलब आपने गोल्ड परचेज कर लिया, तो गोल्ड परचेज किया तो गोल्ड की रिसीट होगी ना आपके पास जो आपने परचेज किया। अगर आप उसे एज एन इन्वेस्टमेंट दिखाना चाहते हैं तो उसकी रिसीट होती है, वो रिसीट जिससे आपने परचेज किया वो टैक्स पे करेगा, वो आपसे टैक्स ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है उस गोल्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर। सो नाउ दे आर सपोज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, पर वो ट्रांजैक्शन जिसकी कोई रिसीट ही नहीं है वो ही ब्लैक कही जाती है, राइट। अगर आपने गोल्ड, मान लीजिए आपने तनिष्क से खरीदा, जाके ब्लैक मनी लिया, तनिष्क पे गए और खरीद लिया गोल्ड ढेर सारा, ठीक है, तो तनिष्क ने क्या आपको गोल्ड के अगेंस्ट कोई कैश मेमो दिया? अगर कैश मेमो दिया इसका मतलब है कि वो ब्लैक मनी अकाउंट हो गई, राइट, क्योंकि अब वो टैक्स वो पे करेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। मगर अगर वो टैक्स दिया ही नहीं गया तो वो आपका फर्दर ब्लैक मनी को इंक्रीज करेगा, जो कि वो नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंडली, आप जैसे ही 50,000 के ऊपर का ट्रांजैक्शन करते आपको पैन कार्ड नंबर सबमिट करना था, तब भी और आज भी। तो अगर आप वो ट्रांजैक्शन के साथ अपना पैन कार्ड सबमिट कर रहे हैं तो आपकी सारी टैक्सेशन डिटेल्स निकल जाती, और हम ये पता लगा सकते हैं कि एक पर्सन जिसका टैक्स जो बनता है आज के साल का वो बनता है 50,000 रुपए, और वो सडनली 50 लाख लेकर गोल्ड खरीद रहा है, उसकी इनकम इतनी कहाँ से आई? So that means there is some source which is unaccounted. So you come into the scanner, under the scanner of taxation department, and that's how the government taxation authorities plays a charge or brings all such people under the eye, wherein they are required to pay tax on all the money that is there with them and which is unaccountable. Okay. ओके, इसके आगे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग मेरे से बहुत अच्छे डाउट्स पूछ रहे हैं बच्चे, आप थोड़ा सा और डाउट्स अगर पूछना चाहते हैं इसके बारे में, वील कीप वन मोर सेशन ऑन दिस और हम उसको और डिस्कस करेंगे। अभी का जो हमारा इट्स टाइम इज ऑलरेडी रनिंग आउट, आई वांट यू टू डू सम मोर
transactions which are related to the environments, and उस environment के basis पे आप मुझे बताइए कि वो किस environment को refer कर रहा है, so that you can understand what is the nature or which dimension of the environment is getting affected, and based on that you can start solving the questions today. Okay, everybody, so let's go through some transactions which are related to the different business environment. Okay, okay, Lakshya, there is a request from you कि आज रात को भी मैं एक सेशन ले लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं रहेगा. Now we'll be meeting tomorrow only. And कृष्ण, आपका जो क्वेश्चन है कि असाइनमेंट क्वेश्चंस अभी दे दीजिए मैम. क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुका है. बोर्ड रिव्यू क्वेश्चन में जो भी आपके लंबे वाले क्वेश्चंस है, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, उसमें आप क्वेश्चंस देखेंगे तो वो डायमेंशंस को ही डिटरमाइन करने वाले क्वेश्चंस हैं, और इसीलिए वो आपको डायमेंशंस रीड करने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं और सॉल्व करना है उन्हें. which all dimensions are getting affected, और उसको explain करना है फिर. ठीक है? Okay, so let's do some dimensions right now, some examples right now. और आपका जो भी dimension आप आंसर आपको लगता है कि आंसर है, मेरे बताने से पहले मैं आपको सेकंड टाइम दूंगी और आप मुझे बताएंगे कि कौन सा dimension effect हो रहा है. Right? Please write it down in the chat box. Okay, everyone. So let's start with the first transaction. So demand. Okay, identify the dimension of business environment highlighted in the following cases. Okay, so first is demand for new clothes increases during festival season. कौन सा dimension हुआ ये? Which dimension is it? Please write it down. Okay, so demand for new clothes increases during festival season. किस पे focus कर रहे हैं हम इसमें? Is it the increase in demand? I mean increase in profit to the company, or the festival season? किस पे focus किया गया है इसको? Okay, so for all those who are writing social, they are right. For all those who are writing economic or technology, तो बिल्कुल ही गलत है. technology तो कहीं से नहीं थी यहाँ पर. So the answer is social environment. मतलब उनकी understanding अभी बेहतर है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं demand of new clothes increase during the festival season. मतलब हम बात कर रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन के वजह से डिमांड बढ़ी. तो हमारा फोकस यहाँ पे डिमांड पे नहीं है, हमारा फोकस है यहाँ पे फेस्टिवल सीजन पे, और इसी वजह से इसका जो एनवायरमेंट इफेक्ट हो रहा है वो है सोशल एनवायरमेंट. अच्छा, मुझे बताइए एक चीज, डिमांड क्यों बढ़ रही है? डिमांड बढ़ने के पीछे किस एनवायरमेंट का इफेक्ट है? इट इज फेस्टिवल. फेस्टिवल कौन से एनवायरमेंट डायमेंशन का पार्ट था? सोशल. सो द आंसर इज सोशल. I hope this is clear to all. और किसी को भी अभी लग रहा है इकोनॉमी, बेसिकली इकोनॉमिक आप इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपकी डिमांड में इंक्रीज हुआ है, मगर आप ये नहीं देख रहे कि डिमांड में इंक्रीज होना इज बेसिकली an effect of the changes in the scenario which is taking place, which is the festival season. तो जो डायमेंशन है वो यहाँ पे सोशल है, और उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के profit पे, and that is why we are calling it social environment or dimension which is getting affected. Okay, let's move on to the next one. Computer has outdated typewriter. बहुत आसानी से सब लोग बता लेंगे इसे. Computer has outdated typewriter. So this is technology. Wonderful it is. I think no need of further classification or explanation on this. Let's move on to the third point. Stable and dynamic government is indispensable for business growth. किसमें फोकस किया जा रहा है इसमें? बताइए मुझे. स्टेबल एंड डायनामिक गवर्नमेंट. ओके, सो फॉर ऑल दोज हु आर राइटिंग एनीथिंग एल्स अदर देन पॉलिटिकल, सब गलत है. इट इज पॉलिटिकल ओनली. राइट? क्या बात की जा रही है? ध्यान से देखिए. पॉलिटिकल में बात स्टेबल एंड डायनामिक गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. लीगल सिस्टम की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इसलिए लीगल का कोई रोल नहीं है. यहाँ बात हो रही है सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम की. तो इसका आंसर है आपका पॉलिटिकल डायमेंशन. ओके, और यहाँ पे जो आगे है लिखा हुआ इज इंडिस्पेंसिबल फॉर बिजनेस ग्रोथ. तो बिजनेस ग्रोथ मेरा रिजल्टेंट आउटकम है. हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सिनेरियो की. मतलब अगर पॉलिटिकल सिनेरियो आपका स्टेबल रहेगा तो बिजनेस ग्रो करेगा. दैट इज अ इंडिस्पेंसिबल सेगमेंट. सो द डायमेंशन व्हिच इज गेटिंग अफेक्टेड इज political. Okay, let's go for one more and the time is going to be up. So let's do one more point. The next one is companies producing hazardous goods have